नंबर 7, इंडियन दाता बने। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की संस्कृति परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। सफेद प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि सफेद प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, मुझे एक छोटा सा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी से ही दूर पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीने में इसे वेकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है, जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं और इस 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। जब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्रायः मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी। जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब मेरा शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपनी मूल धन राशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकालीन में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में
तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिल्ले ही होता है। मेरे हर निवेश पर एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडोनाल्ड के मशहूर रैक हैमबर्ग फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्ग से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है।